अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी माँ बाप दोनों मर जाएंगे, और तेरे को तो एक को कुछ हो गया ना, दो तो पीछे बैठे हैं। बाजार में लाशें पड़ी हैं, लाशों के ऊपर चलते गए। हालात इतने गंदे थे, इतने गंदे कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कैसे नहीं बता तू क्या खा रहा है? मैं कह ले नमक है। कहते अंदर गल जाएगी। मैं कहा पहले कोई कसर है? आंतरे तो पहले ही गली पड़ी है, तो वो चाट लेता, जब भूख लगती चाट के गुजारा कर लेते। वहाँ पता नहीं था मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है, कोई पता नहीं। कई कई तो आप भी देखे हैं हमने। एक आदमी मुझे मिला है कि 35 साल की उम्र उसकी, वो कहता अब मुझे माँ बाप मिले हैं। जब वो जेल काट के आए तो उन्होंने कहा भाई बेटा घर में सब ठीक है? तो माँ हमारे ने तार भी भेजी थी, भाई आप आ जाओ। भाई बच्चे सारे बीमार हो गए। कहते चाहे सारे मर जाए, जीत होगी तो आऊँगा, जीत नहीं होगी तो मैं नहीं आऊँगा। किसी को पता नहीं था माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़की का। किसी को ये इल्म नहीं था कि हम यहाँ आप मकान बंद कर रहे हैं, हम फॉर एवर ही जा रहे हैं, यहाँ फिर हमने आना ही नहीं। दोस्तों, इंसान जहाँ रहता है, जहाँ पैदा होता है, वहाँ से उसके कुछ इमोशंस, उनकी भावनाएं जुड़ी होती है। लेकिन तब क्या हो कि उस जगह से आपको दूसरी जगह जाना पड़े, कहीं और रहना पड़े। हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ 1947 में, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ, वो दर्द आज भी उस ज़माने के लोगों को सालता है, उनके दिलों में एक टीस की भांति चुभता है। हम ये किस्से और ये कहानियाँ अक्सर किताबों में, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे साथ दो बुज़ुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं, कश्मीरी लाल जी और वीरभान जी, जिन्होंने उस बंटवारे के दर्द को देखा, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं और रहने का जो दर्द है वो झेला। चाहे सुख सुविधाएं कितनी ही मिल जाए, लेकिन अपनी जन्मभूमि से जो जुड़ाव होता है, अपने देश से जो लगाव होता है, उसकी बात ही अलग है। आज हम वही किस्से जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब बंटवारा हुआ था देश का, आपकी उम्र कितनी थी? उम्र 1432 की मेरी पैदाइश है। अच्छा, 1932 की पैदाइश है आपकी? हाँ जी। तो पैदाइश तो ज़िले मुल्तान में हुई। अच्छा। जायदाद थी ज़िले जंग में। क्यों वहाँ पे हमारा कारोबार व्यापार था। अंकल जी, आपका जन्म और जानना चाहेंगे। दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं कि ये दोनों दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। बचपन की। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? ये तो हमें पता चल गया कि 1932 में ही आपका भी हुआ। कौन से ज़िले में हुआ आपका? मेरा भी वहीं शोरकोट के साथ एक गांव था, उसका नाम था हस्सुवाली। वो तकरीबन 3 माइल्स दूर था शोरकोट से। वहाँ जन्म हुआ और फिर वहाँ भी पले, यहाँ शोरकोट में भी रहे। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, आप दोनों की? हमारे जो शोरकोट में रिहायशी मकान थे, बिल्कुल एक अपोजिट थे, आमने सामने थे। और फिर हमारा एक ये थी, इकट्ठे रहे, इकट्ठे पढ़े। अच्छा। तो वाकफियत हो गई। तो आपको जब बंटवारा हुआ था तो तब की यादें भी आपके जहन में होंगी? बिल्कुल हैं। बंटवारा जब हुआ हमें पता है। तो आपने क्या, जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पे आपकी उम्र रही होगी तकरीबन 14-15 साल, तो उस टाइम पे बच्चों में एक जोश होता था क्योंकि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। महात्मा गांधी का भी इतना जो था आंदोलन, इतने तेज़ी से चल रहे थे। तब क्या उन आंदोलनों में भाग लिया? उसमें नारे भी क्या आपने लगाए? हाँ जी, जो हम उस वक्त हस्सुवाली में पढ़ते थे। हस्सुवाली जो था ना गांव, वो वहाँ लोअर मिडिल स्कूल था, 6 क्लास का। वहाँ पढ़ते थे। हमें वो स्कूल से वो छुट्टी करवा देते थे। नारे लगाने वाले ये लीडर टाइप आदमी के बाद नारे लगाते थे कि रब्बा हिक्को जई कर, रब्बा हिक्को जई कर, इनकलाब जिंदाबाद। भाई ये नारे थे उस वक्त। अच्छा। हाँ। तो घर वालों ने कभी रोका नहीं? नहीं नहीं, वो क्यों रोकते, कोई कभी नहीं रोका। वीरभान जी, आपके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसा हमें सुनने में मिला है। उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उस वक्त हम जब ये स्वतंत्र थे तब हम ज़िले मुल्तान में थे। गांव में दुकान थी, व्यापार वहाँ करते थे। तो जत्था आ गया खानेवाल स्टेशन पर। इनको पता लगा भाई आज जत्था जेल में जा रहा है दक्षिण हैदराबाद। तो कुदरती मेरे को बुखार हुआ था, तो मेरे पिताजी शहर में खानेवाल दिखाने के लिए आए।
तो बुखार दिखाने के लिए आए थे। उनको जब पता लगा ना फला टाइम गाड़ी जाने का टाइम है, तो एक सरदार करम सिंह आरती था खानेवाल शहर में, तो उसने मेरे को उनके पास छोड़ दिया और कहा सरदार जी ये मेरे लड़के को घर पहुंचा देना और मैं जा रहा हूँ जत्थे के साथ। अच्छा। तो ये तो चले गए दक्खन हैदराबाद। तो हम मेरे को वो गांव में छोड़ के आया। गांव खानेवाल से 10-12 मील दूर था, तो वहाँ छोड़ आए। मतलब वो फिर आए तो मेरे को ये पूर्व तो याद नहीं, जब वो जेल काट के आए तो उन्होंने कहा भाई बेटा घर में सब ठीक है। तो माँ हमारे ने तार भी भेजी थी भाई आप आ जाओ, भाई बच्चे सारे बीमार हो गए। कहते चाहे सारे मर जाए, जीत होगी तो आऊँगा, जीत नहीं होगी तो मैं नहीं आऊँगा। फिर जीत हुई कुछ टाइम के बाद, तो इनका तार आ गया भाई हमारी जीत हो गई है, फला टाइम खानेवाल स्टेशन पर जो गाड़ी आती है ना, हम उस पर पहुंच रहे हैं। तो गांव वालों को खबर की, तो वो बड़े स्वागत के लिए हम खानेवाल स्टेशन पर गए, टांगा ले गए, साथ में पतासों का प्रसाद फूल वगैरह, जिस तरह स्वागत कर रहा था सारे गांव वाले हमारे साथ गए ढोल ढमक्के के साथ। तो गाड़ी से उतरे, उनको ले आए। जब टांगे में बैठे थे पिताजी कहने लगे पुत्र क्या हाल है, सब ठीक है। मैं सब ठीक है, पर पिताजी घर से निकल गए हैं। क्यों, मैंने पछाड़ा नहीं, वो जेल कैदी कपड़े में थे। फिर वो सारे हंस पड़े, क्यों बात ही हंसने वाली थी, क्यों मैंने तो पछाड़े नहीं थे। उन्होंने कहने लगे भाई पिताजी तो आप ही थे वो। तो फिर हम गांव में गए, गांव में अच्छे स्वागत के साथ सारा गांव इकट्ठा हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद हमारे अंकल जी चले गए, तो हम तहसील शोरकोट ज़िले जंग में आ गए, क्योंकि जायदाद इधर हमारी पड़ी थी, वहाँ अपना कारोबार करने लग गए। मगर पिताजी थे शुरू से इनको बड़ा शौक था अखबारों का, भी जेल काटे ये परवाह नहीं करते थे। पूरे 77 सेनानी थे, ये नहीं कोई खाली जेल काटनी है, सेवा भाव प्यार मोहब्बत बहुत था। तो वीरभान जी, आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जब वो वहाँ से आए थे तो क्या सरकार से कोई सहायता नहीं मिली? कुछ नहीं, क्यों ये इस चीज़ के खिलाफ थे। कहते न राशन भी लेके राजी थे इसे सरकार से, कहते ना सरकार का कुछ दे नहीं सकते तो सरकार का नहीं खाना, क्यों हम इनको क्या खाना है, सरकार तो हमारे से ही चल रही है ना। वो नहीं, राशन भी बनवा के राजी नहीं होते थे। लोग कैंप में दाखिल हुए मगर ये कहते ना कैंप में नहीं रहना। कि जब बंटवारा हुआ था तो आपने भी क्या अपनी आंखों से वो मारकाट देखी थी, और किस तरीके से आप लोग हिंदुस्तान आए, और फैसला ये क्यों किया कि आप लोग हिंदुस्तान में ही आकर रहेंगे? क्योंकि देखिए जहाँ आप जो पाकिस्तान में जो एरिया है वहाँ पे आपकी ज़मीनें भी थी, आपका काम धंधा भी था, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखो जब ये काट फाट हुई, हमें पता है सब कुछ देखते रहे, पूरा काम किया। अच्छा, और फिर देखो घर से हम तकरीबन सवेरे सवेरे, अभी नहाने का टाइम था, औरतें अभी नहा भी नहीं चुकी थी। बीच में ही हमने किया कि भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे जो था रिहायशी मकान वो उसके बिल्कुल अपोजिट था कुरैशियों का डेरा। तो वो बड़े लैंडलॉर्ड थे और बड़े हायर पोस्टों पे थे, बड़े आदमी थे। उनकी जो औरतें थी वो बुरके पहना के वो ले जा रहे थे बैर। तो हमने कहा भाई आज कोई ना कोई झंझट होगा, तो औरतों को हमने कहा, लेकिन ये मकान हमने अंदर से बंद कर दिए। किसी को ये इल्म नहीं था कि हम यहाँ आप मकान बंद कर रहे हैं, हम फॉर एवर ही जा रहे हैं, यहाँ फिर हमने आना ही नहीं, ये तो किसी को यकीन नहीं था। वहाँ से हम निकले, क्योंकि हमारा आउटसाइड था ना, कुरैशी थे मुसलमान। तो हम बस एक वहाँ से दौड़े, एक गली थी उसको कहते थे डुग्गी गली, गेट लगा हुआ था, उसमें दाखिल हुए तो मार काट हुए। उनका गेट जो था मुसलमानों ने तोड़ दिया, हाहाकार मच गए कि गेट टूट गया। वहाँ से हम सारे, कोई कहीं भागा, कोई किसी को पता नहीं था माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, किसी को कोई इल्म नहीं। बस भाग दौड़ करके भागे, आगे गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे में चले गए। गुरुद्वारे को गेट उन्होंने बंद कर दिया गुरुद्वारे वालों ने। थोड़ा हार्डली आधा घंटा के पौना घंटा हम वहाँ खड़े रहे, तो उस वक्त वो भी गेट टूट गया। तो फिर हम सारे दुनिया भाग के जा रहे थे बाज़ार में। एक आदमी खड़ा था अपने गेट मकान का दरवाज़ा खोल के, वो कहने लगा इधर आ जाओ, हम उस पर चले गए। अच्छा, जिस मकान में फिर हमने रात गुजारी
वो मकान वाले आप भागे हुए थे, मालिक नहीं थे उसमें। अच्छा, वो भागे हुए थे और साथ मकान था वकील का, उसको आग लगी हुई थी, पानी पड़ा था मटकों में, पानी ले जाते ऐसा तरह से वहाँ उसके ऊपर गिरते कि आग आगे ना फैले। तो रात को बाद ये इतने में फायरिंग तो चालू थी, बड़ी गोली चल रही थी, कोई पता नहीं, इतने फासले पे 2-2, 3-3 मंजिल मकान से हम कूदे। ये भी नहीं था कि भाई पड़ेंगे मर जाएंगे, नहीं, कूदते कूदते रात को फिर जो फायरिंग हुई वहाँ था शोरकोट में एक भेड़, जैसे यहाँ ना खोखरा कोट, वो किसी टाइम पे वो कोट था, वो ख़त्म हो चुका था, साथ उसके था बस स्टैंड। अच्छा, वहाँ फिर बड़े फायरिंग की आवाज़ आई और गाड़ियों की, हमने समझा कि जो कोई थे ना ये मतलब जिनकी गाड़ियाँ वगैरह थी तो वो अपना निकल जा रहे हैं। रियलिटी ये थी कि वो रात को मिलिट्री वहाँ पहुँच गई। मिलिट्री वहाँ पहुँच गई थी और सवेरे जब हम वो 2-4 हिंदू थे और मिलिट्री वाले थे, बाज़ार में ये चक्कर लगाने शुरू हुए, भाई कोई बैठा हो कहीं तो निकल आओ, मिलिट्री आ गई है, मिलिट्री आ गई है, अब कोई डर नहीं। तो हम बाहर निकले, देखा तो ओहो बाज़ार में लाशें पड़ी हैं, लाशों के ऊपर चलते गए। अनुभव कैसा रहा कैंप में रहने का? ये है अपनी सेफ्टी रही है और कुछ नहीं, भूखे थे, पानी भी नहीं मिलता था, फुल्का। ये भी नौबत आई कि आधी रोटी लेके, कोई वहाँ तवे थोड़े थे, रोटी थोड़ी पकती थी, तो बना के वो आधी बांट लेनी और पानी का ले आना, थोड़ा पानी भी बारी से मिलता था 1 गिलास। अच्छा। हाँ, लाइन लगी हुई थी, एक गिलास भाई पानी, 1 गिलास। अच्छा, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक ले लेना किसी से, वो डाल के उसमें से वो रोटी खानी, वो चलो पेट में तो थोड़ी सी जाए, बस ये हालात है। कोई वहाँ राशन थोड़ा मिलता था, बस अपनी सेफ्टी के लिए मौत की तरफ ख्याल था। तो कितने दिनों में पहुंचे आप लोग यहाँ भारत में पाकिस्तान से? पाकिस्तान से देखो अब मुझे अब पूरा अंदाज़ा तो नहीं है, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि 3 जगह हमने शिफ्ट किया। अच्छा। हाँ, और मैं तो इतने तकरीबन 15 दिन तो लगे ही होंगे। तो परिवार में और कौन कौन थे आप लोगों के साथ? मदर थी, फादर था, भाई थे, बहन थी, पूरी फैमिली थी। आज भी दिल करता है वापस जाके वहाँ की जगह देखने का? बस इरादा तो होता है लेकिन है नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, जाने कौन जाएगा। अब तो सरकार ने ट्रेन भी चला रखी थी, बस भी चली हुई थी, तो पैसे भी चाहिए थे। तहसील में 1 हफ्ते के बाद 1 कटोरी राशन मिलती थी हम 5 बच्चों को। कटोरी में अनाज मिलता था, क्या गेहूँ या चने, ना गेहूँ खा सकते हैं ना चने। अब किसी से मिलेगा कनस्तर का ढकना तो उससे ऊपर और भून लिए गेहूँ के दाने और पत्थर पे कूट के खा लिए, चने हैं तो उबाल के खा लिए। अब मेरे चाचा जी थे, कहने लगे पुत्र बड़ी भूख लगी है, बहू जी भूख लगी है, तो मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, वो मेरे से बड़े थे। तो मैं कहा पर क्या करें, बोल कोई साधन है तो बता दे। कहते बताता मैं हूँ तो अगर तू मेरे साथ दे तो। मैं कहा बोल क्या बात। कहते सामने देख क्या है। मैं कहा ईख का खेत है। फिर मैं खेत गले गंडे तोड़ है, मैं गंडे तोड़ रहे, पता गंडे की कितनी आवाज़ होती है। तो लालच करेगा ना, 1-2 गंडे तोड़ के फिर तार लगी हुई है कांटेदार, अगर फंस गए तो मुश्किल हो जाए, काट देंगे। मैं तुम 3 भाई हो और मैं अकेला हूँ, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी माँ बाप दोनों मर जाएंगे, और तेरे को तो एक को कुछ हो गया ना, 2 तो पीछे बैठे हैं, देख ले। यार कहने लगा नहीं। मगर अच्छा चल तू परवाह न कर, चल देखी जाएगी। हम 2 गंडे तोड़े, फटाफट लेके आ गए। अब गंडे चूसते, और तो कुछ साधन था नहीं, गंडे चूसते। माँ मेरी के पास साड़ी थी, तो साड़ी आधी रात को पेशाब बीच में निकल जाता था, गंडे चूस चूस के, और कोई गुजारा खाली गंडे चूस रहे। 1-2 दिन तो ले आए। फिर माँ कह लगी पुत्र ऐसी चीज़ क्या खाता है, खाने को तो कुछ है नहीं, तो फिर रात को तेरा पेशाब बीच में क्यों निकल जाता है। अब मैं ये नहीं बता सका कि रात को हम गंडे चोरी ले आते हैं और चाचा भतीजा दोनों बाहर बैठ के चूस लेते हैं। तो माँ ने अपनी साड़ी पार के आधी मेरे को दे दी, आधी आप बांध ली। कह लगी पुत्र ले जा, ये निक्कर को धो के ना, तो साथ में कस्सी चलती थी, राजवा
उसमें धो के स्नान करके आ जाते, तहसील के पास ही थी। तो आगे मतलब कारखाना गंगाराम का कपास का कारखाना था, वो मतलब वहाँ से मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर होगा या 1 माइल होगा, ऐसा कुछ था। तो वहाँ से निकले तो आगे चले गए गंगाराम कारखाने में। कारखाने से निकले बाद 2-3 दिन रहे, तो 2-3 दिन के चिट्ठी आ गई मेरी बड़ी बहन की कि सुना तुम बड़े दुखी हो गए हो, भूख सब कुछ लुट गया। मतलब चिट्ठी के लिए 4 आने पोस्ट ऑफिस से डाकिए ने मांगे थे। 4 आने तो उस वक्त पहले तो कुछ था नहीं। एक हमारा मतलब रिश्ते में दूलीचंद चुग था, वो कहने लगे भगत जी क्या कर रहा है तुम, ये चवन्नी मेरे से ले। कहते अगर जिंदा रहा तो हिंदुस्तान दे दूंगा। कहते इतना कुछ छोड़ा है तो तेरी चवन्नी में क्या फ़र्क लिखते, कोई बात नहीं। चिट्ठी ली, वो खैर बड़ी हौसला हो गया। स्टेशन पर आए, अब भूख भी तो सता रही थी, क्यों 5-7 दिन हो गए थे, रोटी की शक्ल ही नहीं देखी थी। तो स्टेशन पर आए तो चने मिले या गेहूँ। अब चने एक दिन उबाल रहे थे, लोटा किसी से लिया, मिट्टी के लोटे होते थे उस वक़्त, लोटे उबाल रहे थे चने, लकड़ी इकट्ठी कर लाया, रेस्ट में ठहरे हुए थे। लोटा जो चने जल उबाल रहे थे ना, तो लोटा टूट गया तो छोड़े कौन ऐसे टाइम में, वो राख में से हमने साफ करके वो खाए। फिर मैं फौजी था सरदार, मैं कहा सरदार जी ये छान मैं ले लूँ, आटा छानते हैं ना तो मोटा मोटा जो निकल जाता है, मैं ले लूँ। बेटा क्या करेगा, मैं इसकी रोटी खाऊंगा ना। आज वो रोटी जो आप देश की पराठे का भी मज़ा नहीं आया जो उस छान की रोटी में मज़ा आया। तो माँ कहने लगी पुत्र क्या ये चुभेगा, मगर चुभने का टाइम है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन कहने लगी क्या खा रहा है तू, मैं कुछ नहीं। कहते नहीं बता तू क्या खा रहा है, मैं कह ले नमक है। कहते आंदरे गल जाएगी, मैं कहा पहले कोई कसर है, आंदरे तो पहले ही गली पड़ी है। तो वो चाट लेता, जब भूख लगती चाट के गुजारा कर लेते। आपका वीर भान जी और आप लोग इकट्ठे ही निकले थे कैंप में? हाँ, कैंप में कौन, उस वक्त कोई प्यारा नहीं था। इकट्ठे निकले तो सारे इकट्ठे, शहर जब खाली किया उन्होंने इकट्ठे निकले, लेकिन वहाँ तो मोहब्बत प्रेम तो ख़त्म होगा। मैं कहता हूँ वहाँ पता नहीं था मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है, कोई पता नहीं। कई तो आप भी देखे हैं हमने। एक आदमी मुझे मिला है कि 35 साल की उम्र उसकी, वो कहता अब मुझे माँ बाप मिले हैं आफ्टर पार्टीशन। ये जब हम वहाँ पढ़े थे ना शोरकोट में, ये फायरिंग हो रही थी, तो हमने ये इरादा कर लिया कि अगर ये मुसलमान अंदर आ गए ना उस मकान के जिस पे हम बैठे हैं, तो मुसलमान अगर बनाएंगे ना तो फॉर द टाइम बीइंग मुसलमान बन जाएंगे। जीवन ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, वो तो कुदरत को मंजूर था। वो पुलिस मिलिट्री आ गई रात को, बलोच उन्होंने निकाल लिए, नहीं तो हमारा भी ये इरादा बन रहा था या तो मरते या मुसलमान बनते। हालात इतने गंदे थे, इतने गंदे कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उस वक्त तो आदमी के खून भी नहीं थे, लाशों थे, ट्रेन में लाशें थी, को राबी थी कि कौन सा दरिया आया उसमें लाशें गेरी, उठा के गेरते गए। जब चले थे ओए हो देखे नहीं जाते थे। जिसने वो सीन देखी ना वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक अधेला तो पास, ये गर्मी थी, कमीज उतारा, टांगा, ये तो पता नहीं था ना मैं टांग रहा हूँ, मैं पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा। वो वहीं रहा, वहाँ से भाग गए। कमीज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जूते शूते कुछ नहीं, बस नंगे नुंगे ऐसे कि ये हालात थे। कोई प्रेम मोहब्बत के हारे को अपनी जान प्यारी थी। फायरिंग हुई जब कैंप पे, उस पे देखो हमारी एक सिस्टर थी छोटी, वो वहीं पड़ी रही और हम भाग गए। बाद में पता लगा भाई वो तो वहीं सोई रोई थी, बच्चा था वो। में कोई मोहब्बत प्यार ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था, कोई कहाँ गया कहाँ नहीं। कई तो अनाउंसमेंटें होती थी कि गाड़ी इस फलानी जगह से आई है, आपका कोई आदमी हो तो इधर आ जाओ, इधर देख लो उसको। तो जो काम आया, जितना नहीं किया कि भाई इसमें इज्जत है, इज्जत बेइज्जती तो ख़त्म हो चुकी थी, सवाल ही नहीं। अब पेट का मसला था, भाई पेट भरना। वहाँ से पेट इतने में उन्होंने कह दिया कि आपको कच्ची अलाटमेंट अमल हो गई है,
अमल है तो अमल कुछ भी नहीं था, कुत्ते भौंकते थे, पानी पीने का नहीं था। सन 48 में गाड़ी वहाँ से चली आ गई अटारी। अटारी आए तो लंगर लगा हुआ था, तो मैं जाके रोटी खोस लाया। तो फौजी रोकता रहा, बेटा रोटी कच्ची है। मैं तो जहाँ ना कच्ची है। मेरी माँ 10 दिन हो गए, रोटी शक्ल देखी। तो मैं रोटी ले आया, तो माँ कह लगी पुत्र रोटी तो कच्ची लाया है, इतने दिन तो टिक गया, तो अब तू देश में आ गया, तो रोटी वापस करके आ। रोटी वापस ले गया। कह ले क्या बात है, रोटी तो बड़े हौसले से ले गया था, तो खोस करके अब तो वापस लाया। कहते माँ कहते जो इतने दिन काट लिए है, तब एक दिन और सही, कोई बात नहीं, रोटी कच्ची है। कहता ये गाड़ी तब चलेगी जब तेरी माँ रोटी खा लेगी। उन्हें रोटी बना के दी, कटोरी में दाल दूध डाल के दी, बोले ले खिला। तो फिर हमारी सलाह रहेगी, चल भाई हम पैदल चलेंगे। वहाँ अटारी से उतर के हम छरटे आ रहे थे। रास्ते में मेरी माँ को बहुत तगड़ा बुखार हो गया। बुखार हुआ तो फिर सोचा कुदरती मेरे को एक चश्मा मिल गया आई साइड का, वो मैंने 2 रुपये में बेच दिया। 2 रुपये में बेचा तो 2 रुपये का घी ले आया। वो माँ के सिर में मालिश की उसकी, तो मेरी माँ थोड़ा ठीक हो गई। अच्छा बीरबान जी, एक बात पूछना चाहेंगे। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं है कहीं पे भी, तो इच्छा ही नहीं, ऐसी कोई दिल में ध्यान ही नहीं था भाई ये बातें होनी हुई है। ये तो अब समझ आती है ना भाई, अगर ये काम करते तो आज पता नहीं कुछ ना कुछ बन जाते। तो अब मन नहीं करता कि उनका नाम उसमें दर्ज हो, बच्चों को बताया जाए, पढ़ाया जाए? ना, अब शहर वाले जानते थे। हुकमचंद परूथी था रेलवे रोड पर, टेलर मास्टर था, वो कहा करता था कि भगत जी इतनी तूने कुर्बानियाँ की है, चल अपना गवर्नमेंट को नाम दे दे, पेंशन बनाए। कहता पागल है, पेंशन क्यों बनवाऊँ मैं, कमा खा लेंगे, 2 रोटी कम मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, पेंशन नहीं बनवाता। हालांकि वो बहुत कहते थे, मगर नहीं कि वो पहुँच वाला आदमी भी था, मिले था, जो अपने आदमी जानते हैं उनको पता होता वो तो करवा भी सकते थे, पर ना इन बात का कोई इंटरेस्ट था, ना पता है भाई ये बात हो तो आगे चल के फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा, सरकार अगर मान लीजिए इंतज़ाम करती है, यही मैंने कश्मीरी लाल जी से भी पूछा, अगर सरकार आपको कहे कि चलिए हम आपको भेजते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में जो जगह थी जहाँ पर आप पैदा हुए, दिल करता है जाने का? जाएंगे आप? क्या करेंगे, कुछ आदर मान है? जब आदर मान ही नहीं मेरे पुत्र, अब तो सारा देश भी यही है तो विदेश भी यही है, वहाँ जाके क्या करेंगे? जब आपके पास आए, आप चाहे मेरी बिटिया भी हो तो, जब तेरे पास मेरा आदर ही नहीं। संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आवत ही हर शय नहीं, नैन नहीं सने तो तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में चाहे सवर्ण दी बारिश होती रहे, वहाँ जाके क्या करना है? जब आदर नहीं माने, वो अपने अपने नहीं है तो हमारे काम रहेंगे वो, तो मेरे को अब जाके क्या करेंगे? हम तो मरना है, जीना है, यहीं पड़े। आप फिर उम्र भी कहाँ है, गाड़ी पर जाने पर पहुंच सकते, स्टेशन पर जाने की तो संभावना, बच्चे लेके आते हैं यहाँ हैं, तो आप कहते हैं भाई पाकिस्तान में चले जाओ, वैसे तो भेज दे। अगर मेरा मकान सलामत है तो आज मेरा दिल मानता कि कुछ न कुछ मेरा माल वहाँ पड़ा है। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप दोनों यूं ही स्वस्थ रहें, अपने किस्से कहानियाँ सबसे साझा करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी बात, इनकी जो कहानियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचे और इन्हें भी अच्छा लगे।